सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हमारी श्रृंखला आज है भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत, वो हम सब आपको करवाने वाले हैं। और उसी के साथ में एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम आपके 4 या 5 क्वेश्चन डिटेल्स के साथ ही कंप्लीट होंगे और हम उन क्वेश्चनों की व्याख्या सहित आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक काल है उसको गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी थी। यहाँ पे आए हैं आपके गणपति चंद्र और राम कुमार वर्मा। इन्होंने आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा ही दी थी। ठीक है, क्या दी थी? आधुनिक काल की संज्ञा दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। उन्होंने जो आपका आदि काल है उसको उन्होंने वीर काल कहा है। क्या कहा? वीर गाथा काल। आपका जो जो पूर्व मध्य काल है उसको उन्होंने भक्ति काल कहा है। उत्तर मध्य काल है उसको उन्होंने रीति काल कहा है। और जो आधुनिक काल है उनको गद्य काल कहा है। हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता यह है कि यह जनजीवन के साथ चला था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आधुनिक काल के अंतर्गत जनजीवन को साथ लेकर चलने वाली जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं या कविताएं हैं और जो गद्य हैं वो लिखा गया था। इसमें करुण रस की प्रधानता मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उसके समाधानों को स्थान मिला था। देखिए, तो चारों ही कथन है वो आपके बिल्कुल ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के काव्य में क्या मिलता है? कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी थी। बिल्कुल ठीक है, जो आधुनिक काल है उसमें कविताएं किस बोली में लिखी जाने लगी थी? तो खड़ी बोली में लिखी जाने लगी थी। कविताएं ब्रज भाषा में लिखी जाने लगी थी। देखिए, जो कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में कब लिखी गई थी? रीति काल के अंतर्गत लिखी गई थी। जो रीतिकालीन कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। और ब्रज भाषा का जो सूरदास जी हैं, जो कृष्ण काव्य के अंतर्गत आते थे, कौन? सूरदास जी। उन्होंने कृष्ण काव्य के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। और अगर आपको पता हो तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो तुलसीदास जी थे उन्होंने भी अपनी 6 रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा था। तुलसीदास जी ने भाषाएं ब्रज और अवधि दोनों में लिखी थी। उनकी 6 ग्रंथ हैं वो ब्रज भाषा में थे और 6 थे उनके अवधि भाषा में। अगला है, कविताएं केवल अवधि में लिखी गई थी। तो देखिए, जो अवधि में लिखी गई थी ये आप सभी को पता होगा कि अवधि है वैसे तो लिखी गई थी आपका जो सूफी काव्य है उसके अंतर्गत। सूफी जितने भी काव्य हैं उनकी भाषा अवधि है। जैसे जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी का है पद्मावत है। कुतुबुन का मृगावती है। मुल्ला दाऊद का चंदायन है। और मधुमालती का मंजन का मधुमालती है। ये सभी जो ग्रंथ हैं वो अवधि भाषा में लिखे गए थे। अगर पूछे जाएं आपसे कविता ब्रज और अवधि, तो ये देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो राम भक्ति धारा के कवि हुए हैं तुलसीदास जी, उन्होंने 6 रचनाएं अपनी ब्रज भाषा में और 6 रचनाएं अपनी अवधि भाषा में लिखी थी। हमने आपको चारों ऑप्शन पूरे डिटेल्स के साथ में समझा दिए गए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में राष्ट्रीय गौरव जगा, राष्ट्रीयता उजागर हुई, समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई। तो देखिए, जो आधुनिक काल है उसके अंतर्गत काव्य रचनाओं में राष्ट्रीय गौरव भी जगा, राष्ट्रीयता उजागर भी हुई और समाज सुधार की भावनाएं भी मुखरित हुई थी। तो देखिए, जो आपके चारों कथन हैं वे बिल्कुल ठीक हैं। अगला है, प्रारंभिक गद्य की भाषा क्या थी? देखिए, जो प्रारंभिक गद्य था उसकी भाषा थी ब्रज। ठीक है। अपभ्रंश किसके अंतर्गत आता है? तो अपभ्रंश अपना जो प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। ठीक है। प्राकृत को पहला आएगा पाली, फिर उसके बाद में आएगा प्राकृत और फिर आएगा अपभ्रंश। तो अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। कौन सी? तृतीय प्राकृत किसको कहा जाता है? अपभ्रंश को कहा जाता है। फिर अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी का निर्माण हुआ था। ठीक है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसी को कहा जाता है? तो स्वयंभू जी को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे ब्रज भाषा आएगा आपका आंसर। तो ब्रज भाषा हमने आपको बता दिया कि रीति काल के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में रचना लिखी थी। और जो आपके तुलसीदास जी हैं उन्होंने 6 रचनाएं अपनी ब्रज भाषा में लिखी थी, जिसमें वली वली आता है और वह आता है, वो सभी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में थी। अवधि हमने बताया आपको, जो सूफी काव्य है वो सभी अवधि भाषा में लिखे गए। और जो तुलसीदास जी की 6 रचनाएं हैं जिसमें राम और मंगल आता है वो सभी रचनाएं इनकी अवधि भाषा में हैं।
बात आती है यहाँ पे खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली आधुनिक काल के अंतर्गत लिखी गई थी। वैसे खड़ी बोली का जो आदिकालीन कवि बताया जाए तो वो अमीर खुसरो जी आते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो जी ने खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग करने वाले, मतलब महाकाव्य लिखा था उन्होंने प्रिय प्रवास, और किसका था वो? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का सन 1914 का उपन्यास था, जो खड़ी बोली का पहला उपन्यास था और उसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन की व्याख्या हिंदी साहित्य में गद्य का विकास। हिंदी साहित्य में गद्य का विकास पद्य के साथ साथ हुआ, पद्य से पहले हुआ और पद्य के बाद हुआ। देखिए, जो हिंदी साहित्य में गद्य का विकास हुआ था वो ज़्यादातर तो हुआ था आधुनिक काल के अंतर्गत। ठीक है, किसमें हुआ था? आधुनिक काल के अंतर्गत हुआ था, लेकिन सबसे पहले पद्य का प्रयोग हुआ, पद्य का विकास हुआ और पद्य के बाद में गद्य का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य में प्राचीनतम रूप में किस ग्रंथ की रचना मिलती है? देखिए, जो हिंदी गद्य में प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये प्राचीनतम रूप में किस में मिलता है? छंद। यहाँ पे 84 वैष्णव की वार्ता, ये गलत है। देखिए, छंद वर्णन की महिमा है उसमें मिलता है, और ये गंग कवि की है। किस कवि की है? गंग कवि की है। और गंग कवि किसके दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये छंद वर्णन की महिमा में मिलता है। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी है? तो देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में है। किसके शिष्यों के संबंध में है? वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में है। और ये 84 वैष्णव की वार्ता लिखने वाले थे वल्लभाचार्य के पौत्र गोकुलनाथ जी। ठीक है, हाँ जी। आगे है जो छंद वर्णन की महिमा है, ये किसने लिखी थी? तो ये गंग कवि ने लिखी थी। अगला है पद्म पुराण। पद्म पुराण किसने लिखी थी? तो वेद व्यास जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने। और इसमें कितने श्लोक हैं? तो 55,000 श्लोक हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद में सुख सागर किसने लिखी थी? तो सुख सागर सदा सुखलाल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सदा सुखलाल ने सुख सागर लिखी थी। देखिए, यहाँ पे जो 84 वैष्णव की वार्ता आई है और जो इन्हीं के पुत्र थे विठलनाथ, उनके शिष्यों के बारे में लिखी जाती है 252 वैष्णव की वार्ता। विठलनाथ ने 4 अपने पिता के लिए और 4 अपने शिष्य लेके अष्टछाप की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप की। कब की थी? तो सन 1565 में की थी। कब की थी रचना? सन 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। किसने की थी? तो विठलनाथ ने की थी। लेकिन विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ और 84 वैष्णव की वार्ता विठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ और जो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं वो कौन है? गोकुलनाथ। उन्होंने दोनों अपने पिता और अपने दादाजी के जो 84 वैष्णव की वार्ता है और जो 252 वैष्णव की वार्ता है उसको लिखने का श्रेय किसको जाता है? गोकुलनाथ को जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ध्यान नहीं भटकाएंगे कि कहीं गोकुलनाथ ने न लिखी, इसको विठलनाथ ने लिखी हो, क्योंकि क्वेश्चन आता है तब सबसे पहले विठलनाथ ही ऑप्शन आता है और हम उसी को टिक कर देते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे कि गोकुलनाथ ने ही उसको लिखा था। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का स्थान किसने ले लिया? देखिए, जो आधुनिक काल पहले जितनी रचनाएं ब्रज भाषा में होती थी वो आज जो आधुनिक काल में जो ब्रज भाषा का स्थान है वो खड़ी बोली ने ले लिया है। एक बात और याद रखेंगे, जो भारतेंदु काल है, भारतेंदु युग में क्या था कि जो पद्य था, आपका जो पद्य था वो ब्रज में लिखा जाता था और आपका गद्य था वो किसमें? खड़ी बोली में लिखा जाता था। याद रखेंगे, भारतेंदु युग के अंतर्गत 2 भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा हुआ था, क्योंकि पद्य के अंतर्गत ब्रज भाषा का और गद्य के अंतर्गत खड़ी बोली का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आया है डिंगल। देखिए, राजस्थानी तो राजस्थान में बोली जाती है और अपभ्रंश हमने आपको बता दिया था कि अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। डिंगल और पिंगल 2 भाषाएं हैं, उनको आप याद रखेंगे कि डिंगल किस प्रकार से बनती है और पिंगल किस प्रकार से बनती है। पिंगल को आप याद रखेंगे, पिंगल भाषा है वो बनती है राजस्थानी मिश्रित ब्रज से। अगर राजस्थानी में ब्रज का मिलाप कर दिया जाएगा तो वहाँ पे पिंगल बनेगी, अगर राजस्थानी में अपभ्रंश का मिलाप कर दिया जाएगा तो वहाँ पे डिंगल बनेगी। ठीक है, आधुनिक काल में कुल मिलाकर क्या थे? पद्य और गद्य बराबर ही लिखा गया, पद्य अधिक लिखा गया, गद्य अधिक लिखा गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए, ये आंसर यहाँ पे गलत है, क्योंकि आज के युग में आधुनिक काल में
कुल मिलाकर गद्य अधिक लिखा जाता है। पद्य और गद्य बराबर नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा? गद्य है वो सबसे अधिक लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान किया था? जो ईसाई पादरी थे उन्होंने किस प्रकार से हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया था? उन्होंने गद्य लेखन पर पुरस्कार दिए थे, स्वयं हिंदी गद्य लिखा था, बाइबल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसको बांटा था। देखिए यही आंसर ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि उपरोक्त सभी आएगा तो यही आंसर आएगा, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने गद्य लेखन पर पुरस्कार नहीं दिए थे, स्वयं हिंदी को गद्य में नहीं लिखा था, उन्होंने बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया था। क्या किया था? जो बाइबल था उनका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और उसको उन्होंने, उनकी प्रतियां थी जो, उनको उन्होंने बांटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखक चतुष्टय का महत्व हिंदी साहित्य में किस विधा के लिए आंका जाता है? देखिए जो खड़ी बोली पद्य, देखिए खड़ी बोली पद्य के विकास के लिए नहीं, ये नहीं आएगा। रीतिकालीन काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य और हिंदी गद्य, हिंदी गद्य आएगा इसमें, ठीक है। हिंदी गद्य के विकास के लिए लेखक चतुष्टय का महत्व हिंदी साहित्य में किस विधा में है? तो हिंदी गद्य में। देखिए गद्य के आविर्भाव में अगर आपने देखा होगा तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत गद्य के जो 4 कौन थे? लेखक थे। कौन कौन थे? इंसान अल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल, ठीक है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखी थी और प्रेम सागर, सदल मिश्र ने लिखी थी नासिक के तोपाख्यान, सुख सागर ने लिखी थी, सदा सुखलाल ने लिखी थी सुख सागर और इंसान अल्लाह खां ने लिखी थी रानी केतकी की कहानी। ये चारों कवि थे जो किससे संबंधित थे? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, कौन है? फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1800 में की थी, उसके सभी ये उनसे संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पे पद्य आया, वैसे यहाँ पे आता कि खड़ी बोली गद्य के विकास के लिए, तो आंसर ठीक आता, लेकिन हिंदी गद्य, देखिए इसी प्रकार से हमें भरमाया जाता है क्वेश्चनों में कि वहाँ पे दिए गए खड़ी बोली पद्य, यहाँ पे पद्य दिया है, वहाँ पे गद्य दिया है, तो हम याद रखेंगे पद्य न होकर हिंदी गद्य आएगा। आंसर यहाँ पे सी आएगा। सुख सागर की विषय वस्तु संबंधित है। सुख सागर की जो विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो भागवत पुराण से है। ये सुख सागर किसका है? तो सदा सुखलाल जी का है, ठीक है। किसका है? सदा सुखलाल जी का है, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया है आपका प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है? देखिए प्रेम सागर किसने लिखा था? तो हमने आपको बताया था लल्लू लाल ने लिखा था। क्या? प्रेम सागर। किसने लिखा था? लल्लू लाल ने लिखा था एक रचना प्रेम सागर, जो 1810 की है। कब की है? सन 1810 की। और लल्लू लाल की एक बहुत ही प्रमाणिक जो इन्होंने टीका लिखी थी बिहारी सच्चाई पर, कौन सी लिखी थी? लाल चंद्रिका नाम से इन्होंने टीका लिखी थी, ठीक है। विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोबारा से बता देती हूँ कि प्रेम सागर है उसका वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय है इसका प्रेम सागर का कि जो विष्णु पुराण है उसके 10वें स्कंद का वर्णन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके ऊपर आप ध्यान नहीं लगाएंगे क्योंकि ये गलत लगे हुए हैं। जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ आप उसी पर ध्यान देंगे कि विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है? तो देखिए यहाँ पे भी ये गलत है, ठीक है। मानव धर्म का सार, वामा मनोरंजन, भूगोल, हस्तामलक, उदयपुरोदा इनकी रचना नहीं है, ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी नहीं है? उदयपुरोदा नहीं है। देखिए उदयपुरोदा नहीं है, और जबकि इनकी एक आती है इतिहास तिमिर नाशक, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कि 3 भागों में है, याद रखेंगे। और एक आता है इनका आलसियों का कोड़ा, क्या आता है? आलसियों का कोड़ा। और एक आता है इनका राजा भोज का सपना, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे जो उदयपुरोदय है ये क्या है? तो ये भारतेंदु जी का विचारात्मक निबंध है, ठीक है। क्या है? उदयपुरोदय है ये भारतेंदु जी का विचारात्मक निबंध है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज से कभी संबंध नहीं रहा है? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, गिलक्राइस्ट। तो देखिए लल्लू लाल का रहा है, मुंशी सदा सुखलाल का, सदल मिश्र का रहा, गिलक्राइस्ट का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा गिलक्राइस्ट का? क्योंकि ये फोर्ट विलियम कॉलेज से लेखक का व्यक्ति का संबंध पूछा है तो गिलक्राइस्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में हिंदी भाषा और राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक कौन थे?
देखिए जो भारतेंदु युग है उसमें हिंदी भाषा और राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। उन्होंने हिंदी भाषा और राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नीचे दिए गए पुस्तकों और लेखकों को जोड़े दिए गए हैं, इनमें से जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। देखिए जो भाषा योग वशिष्ठ है ये नाभा दास की। देखिए आपका जो पहला है यही गलत आएगा, क्योंकि जो भाषा योग वशिष्ठ है ये सन 1741 में किसकी है? ये राम प्रसाद निरंजनी साहब की है। किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी साहब की है। जबकि नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है। प्रेम सागर लल्लूलाल जी की है। श्रृंगार रसमंडल विठल नाथ जी की है। और विठल नाथ जी से संबंधित एक और रचना है, वो है 252 वैष्णव की वार्ता, जो इनके पुत्र गोकुलनाथ ने लिखी थी। देखिए यहाँ पे आए हैं आपके नाभादास। तो नाभादास की रचना भाषा योग वशिष्ठ न होके आएगी अष्टयाम। क्या है इनकी रचना? अष्टयाम है। याद रखेंगे कि नाभादास की रचना कौन सी है? अष्टयाम है। ठीक है। अगला है आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं? देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार उन्होंने सबसे प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना? तो देखिए यहाँ पे ये जो आंसर लगाया है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे राम प्रसाद निरंजनी आएंगे। इन्होंने सन 1741 में भाषा योग वशिष्ठ की रचना की थी, जो प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने जाते हैं। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। ये हमने जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंतर्गत भी हमने पढ़ा था कि 1741 में राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा था एक गद्य, और उसको उसी के हिसाब से प्रथम प्रौढ़ गद्य के लेखक किसको माना जाता है? राम प्रसाद निरंजनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली क्या थी? उर्दू फारसी से युक्त थी, संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी थी, और ए और बी दोनों। तो देखिए जो उर्दू फारसी से भी युक्त थी, संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी भी थी, ए और बी आपके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के पूर्व नवजागरण का संदेश क्या है? 19वीं शताब्दी के पूर्व नवजागरण का संदेश क्या था? धर्म को विभिन्न संप्रदायों के द्वारा किया गया था। ठीक है, धर्म के विभिन्न संप्रदायों के द्वारा किया गया था। किसको? पूर्व नवजागरण को। अगला क्वेश्चन है ईसाई मिशनरियों की स्वार्थ भावना ने धार्मिक क्रांति उत्पन्न की, जिसका उद्देश्य क्या था? क्या पूछा है? जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने स्वार्थ भावना ने, उनकी जो स्वार्थ भावना थी वो कैसी थी? उन्होंने धार्मिक क्रांति उत्पन्न करने वाली थी। ठीक है, जो ईसाई मिशनरी थे उनकी स्वार्थ भावना क्या थी? धार्मिक क्रांति को उत्पन्न करना। और उसका उद्देश्य क्या था? मिशनरियों की निंदा करना, हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने से रोकना, हिंदू धर्म का प्रचार करना आदि। तो देखिए जो मिशनरियों हैं उनकी निंदा करना, हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए रोकना, ए और बी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई। देखिए जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है उसकी आवश्यकता महसूस कब की गई या क्यों की गई? तो भारतीय जनता को जागृत करने के लिए की गई, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए की गई, और भारत में एकता स्थापित करने के लिए की गई। और आपके तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग में क्या था? मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण, उच्च वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण, निम्न वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण। तो देखिए यहाँ पे आएगा मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण। ठीक है, किसका आएगा? मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए जो निम्न वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण है ये गलत है, गलत ऑप्शन लगा हुआ है, ये सही आएगा एकदम, मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में क्या थे? नाटक भी लिखे गए, निबंध भी लिखे गए, आलोचना भी लिखी गई, और ये सभी मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में नाटक, निबंध, आलोचना सभी लिखी गई। तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएगा, सभी। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्ति में कौन सी एक सही नहीं है? राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, हास्य व्यंग्य और समस्या पूर्ति, और वीरा वर्णन। तो देखिए राष्ट्र प्रेम की भावना भी है इसमें, सामाजिक दुर्दशा की भावना भी है, हास्य व्यंग्य और समस्या पूर्ति भी यहाँ पर महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण थे। यहाँ पे जो गलत लगा हुआ है, ये क्वेश्चन गलत लगा हुआ है। यहाँ पे आंसर आएगा विरह वर्णन, क्योंकि जो भारतेंदु काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उसके अंतर्गत विरह वर्णन नहीं आएगा, जबकि राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी, हास्य व्यंग्य और समस्या पूर्ति आएगी और सामाजिक दुर्दशा आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे लगे हुए ऑप्शन हैं उसके ऊपर ध्यान न देकर जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं हैं। अगर आप टिक के ऊपर ध्यान देते हैं और मेरे बोलने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको क्वेश्चन गलत ही समझ में आएंगे। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो आंसर लगा हुआ है सी, ये सी गलत है, क्योंकि सी एकदम सही है। इसका आंसर हास्य व्यंग्य और समस्या पूर्ति है, ये होती थी। उसमें सामाजिक दुर्दशा का भी वर्णन किया गया था, राष्ट्र प्रेम की भावना भी थी, लेकिन जो वर्णन नहीं हुआ था तो किसका वर्णन नहीं हुआ था? विरह वर्णन का। भारतेंदु जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उनमें बिल्कुल भी वर्णन नहीं हुआ था। आगे क्वेश्चन है, हिंदी कविता में के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? देखिए जो हिंदी कविता है उसमें जो आधुनिक युग है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, और इन्हीं के ऊपर नाम पड़ा था भारतेंदु युग, जिसका 1850 से लगभग 1900 के लगभग माना जाता है। ठीक है, जब 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ या पत्रिका शुरू हुई, उससे किसका युग माना जाता है? द्विवेदी युग का माना जाता है। ठीक है, द्विवेदी युग के बाद में सन 1918 में छायावादी युग को माना जाएगा, और छायावादी युग के बाद में 1936 में प्रगतिवादी युग का माना जाएगा। ठीक है, अगला है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा था? श्रृंगार प्रियता की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर। तो देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने काव्य ग्रंथों को किस ओर मोड़ा? स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी थी? क्या पूछा आपने? आपसे क्या पूछा गया है कि जो हिंदी कविता है उसमें राष्ट्रीयता की सबसे पहले तान छेड़ने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी गलत है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है, यहाँ पे जो आपके मिथिलेश चरण गुप्त आए हैं इनका जन्म है 1886, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889, और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनका जन्म है सन 1850। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन है, भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया है? आपसे पूछा गया जो भारतेंदु हैं उन्होंने जो रीतिकालीन मुक्तक लिखे थे, जो मुक्तक थे, उनका संकलन किस नाम से किया? तो देश सुंदरी तिलक से किया है। सुंदरी तिलक के नाम से उन्होंने घनानंद की रचनाओं का संकलन किया है। ठीक है, किसकी रचनाओं का संकलन किया है? जो रीति मुक्त धारा के कवि थे, कौन? घनानंद, उनकी जो रचना है उनका संकलन उन्होंने सुंदरी तिलक नाम से सबसे पहले किया था। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। याद रखेंगे, रीति मुक्त धारा के अंतर्गत 4 या 5 कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद रखेंगे। आलम, गोदा, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव, ये 5 कवि हैं, ये कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये 5 कवि याद हैं तो रीति मुक्त काव्य धारा के आपको ये मानिए कि आपने कंप्लीट ही याद कर लिए हैं। ठीक है, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आपसे पूछा गया है जो भारतेंदु जी हैं इनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय, सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन पर निंदा। पूछा गया आपसे क्वेश्चन 30, तो इसमें क्या था कि जो भारतेंदु जी की कविता है उनमें सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने प्राचीन और नवीन का समन्वय करके रचना की है। न तो इन्होंने प्राचीन को बिल्कुल छोड़ा है और न ही इन्होंने बिल्कुल ही प्राचीन को छोड़कर एकदम से नवीन को ग्रहण किया। इन्होंने क्या किया है? प्राचीन और नवीन को का समन्वय करके इन्होंने रचनाएं की हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक रचना भारतेंदु जी की नहीं है? आपसे पूछा गया कि कौन सी एक रचना है जो भारतेंदु जी की नहीं है। पीछे क्वेश्चनों में मैंने बताया था कि इतिहास तिमिर नाशक जो 3 भागों में प्रकाशित हुई है वो किसकी है? तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है इतिहास तिमिरनाशक, जबकि कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण और पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु जी की हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु बाबू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वह रसिक कवि थे, बिल्कुल ठीक है, वे रसिक कवि थे। वह कविता के लिए किसी वाद में बंधे नहीं थे, बिल्कुल ठीक है इनकी बात, क्योंकि वो कविता करते वक्त किसी भी वाद में नहीं बंधते थे कि एक ही बात को पकड़ के बैठ जाएं। उन्होंने फिर क्या है? उन्होंने भक्ति, प्रकृति चित्रण, हास्य, विनोद पर कविताएं लिखी, बिल्कुल ठीक है। वे राम भक्त थे, ये कथन इनके लिए गलत है, वे राम भक्त नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1, 2, 3, ये सी सही है तीनों, और ये आपका जो क्या है, जो ये राम भक्त थे ये कथन आपका गलत है, और गलत ही आपका पूछा है, तो आंसर ठीक है ये। अगला क्वेश्चन है, देखिए,
भारतेंदु जी ने विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदी काव्य में क्या परिवर्तन किया है? क्या पूछा है? भारतेंदु जी ने विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदी काव्य में क्या परिवर्तन किया है? साहित्य में देश हित और समाज हित की भावना का समावेश किया है। बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य में नवीन मार्ग दिखाया है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साहित्य में नवीन विषयों को और परिवर्तित किया है। ये भी बिल्कुल ठीक है। और आपका कथन उपयुक्त सभी भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? तो आपसे पूछा गया कि भारतेंदु मंडल का लेखक कौन नहीं है। तो देखिए, जो श्रीधर पाठक हैं ये भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीधर पाठक कैसे कवि हैं, तो ये स्वच्छंदतावादी कवि थे। याद रखेंगे, श्रीधर पाठक कैसे कवि थे? स्वच्छंदतावादी कवि थे। ये भारतेंदु युग के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनका जन्म अगर पूछे आपसे तो 1858 है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि आपने अगर पीछे के एग्जाम दिए हैं, अगर आपने नहीं दिए तो मैं बता रही हूँ आपको, कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा जो पहली बार एग्जाम दे रहा है। तो देखिए, जो रचनाकाल जो कवि हैं उनके जीवन कर्म से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर एक, जैसे मैंने आपको रीतिकालीन जो कवि पढ़ाए थे, जो रीतिकालीन जो क्वेश्चन करवाए थे, उसके अंतर्गत भी मैंने हर एक जो कवि है उसका मैंने आपको जन्म वर्ष याद करवाया है। तो यहाँ पे भी आप जन्म वर्ष को देखते हुए चलेंगे ताकि जन्म वर्ष से आने वाले क्वेश्चन आपके एक भी गलत न हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप आया है यहाँ पे, और प्रताप के लिए हमें 56 इंच का सीना चाहिएगा, तो 1856 इसका जन्म वर्ष आएगा। फिर क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म आएगा सन 1855 को। फिर उसके बाद में है ठाकुर जगमोहन सिंह, और इसको मैंने काफ़ी बार आपको याद कराया है कि ठाकुर जगमोहन सिंह मतलब जब जग को मोहन ने खूब सताया है, तो 1857 से इसका जन्म वर्ष आप याद रखेंगे। श्रीधर पाठक यहाँ पे आए हैं, तो श्रीधर पाठक का जन्म सन 1858 है। ये 1858 से आपको याद होना चाहिए कि भारतेंदु युग के अंतर्गत भी एक कवि थे जिनका जन्म भी 1858 था, और वो थे अंबिका दत्त व्यास जी। ठीक है, कौन थे? अंबिका दत्त व्यास जी। यहाँ पे आए हैं जो श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और ठाकुर जगमोहन, ये तीनों किससे हैं? भारतेंदु युग से हैं। तो आपको ये भी ध्यान में होगा, या फिर आपके ये भी दिमाग में आना चाहिए कि श्रीधर पाठक हैं, ये किस धारा से संबंधित कवि आते हैं? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये स्वच्छंदतावादी कवि धारा के अंतर्गत आते हैं। किसमें? स्वच्छंदतावादी जो कवि धारा थी उसके अंदर स्वच्छंदतावादी कवि हैं, उनमें आते हैं कौन? श्रीधर पाठक जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर होती थी। बिल्कुल ठीक है ये बात, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, ये सभी पत्रकार थे, किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। बिल्कुल एकदम ये बात इनके लिए लागू होती है, क्योंकि भारतेंदु युग के अंदर, भारतेंदु मंडल के अंतर्गत जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने सभी ने अपने अपने पत्रों का प्रकाशन भी किया है, और वे खुद उनका संपादन करते थे, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे, ये ठीक है। वैसे नाटक भी लिखे थे इन्होंने हिंदी साहित्य में अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग किया था, ये भी ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण जो सर्वप्रमुख विशेषता पूछी, यहाँ पे ये नहीं पूछी कि विशेषता कौन सी है। अगर आपसे विशेषता पूछी जाए कि इनमें से इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो ये सभी विशेषताएं हैं भारतेंदु मंडल के लेखों में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूछे आपसे सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी थी, तो सर्वप्रमुख विशेषता थी कि ये सभी पत्रकार थे, और वो किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी गद्य की बड़ी उन्नति हुई थी। क्या है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके समय में हिंदी गद्य में बड़ी उन्नति हुई। इनमें इनके 2 सहयोगी की प्रमुख भूमिका रही, जिसमें से एक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र, तो दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम आएगा यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म अगर आपको याद है तो 1844। इन्होंने हिंदी प्रदीप नाम से 1877 में अपनी एक पत्रिका निकाली थी। किस नाम से? 1877 में हिंदी प्रदीप नाम से इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। यहाँ पे आए हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री का जन्म 1861 है। क्या? 1861। याद रखेंगे, जो देवकीनंदन खत्री हैं इन्हें तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि जासूसी उपन्यासों का जनक किसको माना जाता है, तो गोपाल गहमरी का भी जन्म वर्ष आपसे पूछे तो 1866 आएगा, 1866 आएगा। यहाँ पे आए हैं आपके श्रीनिवास दास, और श्रीनिवास दास जी का जन्म सन 1851 है। श्याम सुंदर दास जी का जन्म सन 1875 है। क्या है? सन 1875।
स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बोलकर बताए हैं, आप मेरी बोली के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। ये सभी क्वेश्चन कहीं से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो याद रखेंगे, देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी और अय्यारी का उपन्यास का जनक कहा जाता है। गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यास का जनक कहा जाता है और गोपाल राम गहमरी का जन्म सन 1866 है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 और इनके द्वारा हिंदी प्रदीप नाम से एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका प्रकाशन सन 1877 था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे आपको बता देते कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनकी पत्रिकाओं के, लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम अब उन क्वेश्चनों में हम उनकी जो पत्रिका है उनके बारे में डिटेल से बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना है? क्या पूछा है आपसे कि जो भारतेंदु मंडल है उसमें कौन सा ऐसा लेखक है जिसने उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क और गहरी सूझबूझ वाला भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना है? तो ये आएंगे बाल मुकुंद साहब। कौन आएंगे? बाल मुकुंद जी। और यहाँ पे आए हैं जो आपके 4 कवि, इनका जन्म वर्ष हम आपको बता देते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का 1856, श्रीनिवास दास का 1851, जगमोहन का 1857 और बाल मुकुंद गुप्त का सन 1865। ठीक है। इसके बाद में है प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी, अश्रुत रंग आदि रचनाएं किसकी हैं? क्या पूछा आपसे? जो प्रेम मालिका है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और अश्रुत रंग, ये किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। यहाँ पे आए हैं नंददास जी। नंददास जी की रचना है कौन सी? नंददास जी की एक रचना है रास पंचाध्यायी। कौन सी रचना है? रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी के लिए नंददास जी को जड़िया कवि कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सन 1929 को इन्होंने लिखा था उसमें नंददास जी के बारे में एक लाइन कही गई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि और कवि जड़िया नंददास गढ़िया। ठीक है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं श्याम सगाई है और विरह मंजरी है, रस मंजरी है और बहुत सारी रचनाएं इनकी, दान लीला है, काफ़ी रचनाएं हैं। परमानंद दास की रचनाएं कौन सी हैं? देखिए, परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर, परमानंद पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद हैं इनके। इसका अगला है सियाराम शरण गुप्त जी के। तो देखिए, जो सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। मौर्य विजय जो 1913 का है, अनाथ 1917, आदरा 1927 और बापू 1937, ये इनके सभी काव्य हैं। बापू इनका बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, ये याद रखेंगे आप, 1937 का है। एकमात्र इनका उपन्यास है गोद जो सन 1932 का है। इनका जो सियाराम शरण गुप्त जी हैं इनका उपन्यास है क्या? गोद, और उसका रचनाकाल है सन 1932। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना के मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? कविता, निबंध, नाटक और ये सभी। तो देखिए, जो प्रताप नारायण मिश्र हैं उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी थी? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने कविता भी लिखी है, निबंध भी, नाटक भी, ये सभी मतलब चारों रचनाएं इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर जगमोहन की रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए, जो श्यामा स्वपन है इनका, श्यामा स्वपन है, श्यामा सरोजनी इनका 1886 की रचना है और जो श्यामलता है इनकी सन 1885 की है। ठीक है। शायद श्यामा स्वपन इनकी शायद 1883 की है। इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ याद आ रहा है मेरे को कि कहीं पे मैंने पढ़ा हो। तो देखिए, इसको आप नहीं याद करेंगे यही ठीक आपके लिए, गलत याद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। श्यामा स्वपन का रचनाकाल मुझे नहीं पता। श्यामा सरोजनी का है 1886 और जो श्यामा लता है इसका है सन 1885। ठीक है। तो श्यामा स्वपन, श्यामा सरोजनी, श्यामा लता ये सभी ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं, ये सभी रचनाएं। तो डी ऑप्शन आएगा। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म सन 1857 है। प्रताप नारायण जी का जन्म सन 1856 है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार कौन सा था? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन, वैसे तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं हिंदी में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे पूछा कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, लेकिन इसके आंसर शीट में मैंने देखा तो वहाँ पे उद्दंड मार्तंड दे रखा था। लेकिन आप याद रखेंगे कि उद्दंड जो मार्तंड है स्टूडेंट्स, वो एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? साप्ताहिक पत्र था। आपसे पूछा कि दैनिक समाचार पत्र बताइए आप, तो दैनिक समाचार पत्र आएगा समाचार सुधावर्षण। इस बात को आप याद रखेंगे। कौन सा आएगा? दैनिक समाचार पत्र पूछा जाए आपसे, पहला दैनिक समाचार पूछा जाए तो दैनिक समाचार पत्र पूछा जाए तो क्या आएगा? समाचार सुधावर्षण। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला हिंदी का पहला
समाचार पत्र तो उदंत मार्तन, अगर साप्ताहिक पूछा जाए तो आपसे उदंत मार्तन आएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया हमारा दैनिक समाचार पत्र। हम क्वेश्चन के मेन मुद्दे पे जाएंगे कि यहाँ पे पहला पूछा है, अगर आता पहला समाचार पत्र, दैनिक ना के आता पहला समाचार पत्र तो उदंत मार्तन आता। यहाँ पे पूछा पहला दैनिक समाचार पत्र तो आएगा समाचार सुधावर्षन। यहाँ पे जो आपके 4 दिए गए हैं, जो 4 समाचार पत्र दिए गए, हम चारों को आपको व्याख्या सहित समझा देते हैं। देखिए जो बंग दर्शन है, ये बंग में बंगाल की भाषा आ रही है। अगर आपको पता हो तो बंगाल के जो हमारे कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने अपना राष्ट्रगान आनंद मठ से हमने उनके जो राष्ट्रगान लिया था, ठीक है, तो वो कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वो कहाँ से थे, बंगाल से थे। उन्होंने निकाला था बंग दर्शन, ठीक है। किसने निकाला था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने निकाला था बंग दर्शन। और कब निकाला था, तो सन 1872 में निकाला था, ठीक है। समाचार सुधावर्षन, ये क्या था, हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र था ये था समाचार सुधावर्षन। और ये किसने निकाला था, तो जो समाचार सुधावर्षन है ये श्याम सुंदर जी ने निकाला था। किसने निकाला था, श्याम सुंदर जी ने निकाला था। और कब निकाला था, तो सन 1854 में। कब निकाला था, सन 1854 में निकाला था, ठीक है। कहाँ से निकला था, तो ये कलकत्ता से निकला था। जो आपका उदंत मार्तंड है ये भी कलकत्ता से निकला था, लेकिन कब निकला था, सन 1929 को निकला था, सॉरी 1829 को। और किसका था ये, जुगल किशोर जी का था, ठीक है। उसके बाद में आया है आपका भारत मित्र। भारत मित्र किसने निकाला था, तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी ने निकाला था। और ये भी दैनिक था, लेकिन ये कब का था, सन 1937 का था, ठीक है। समाचार सुधावर्षन है ये 1854 का था। उदंत मार्तन 1829 का था। किसने निकाला था, जुगल किशोर जी ने। 1826 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 1826 आएगा। उदंत मार्तन आएगा 1826, बात को याद रखेंगे। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ था, हिंदी पत्रकारिता है उसका आरंभ कहाँ से हुआ था, भारतेंदु युग से, भारतेंदु पूर्व युग से, भारतेंदु के बाद और आधुनिक युग में। तो देखिए जो हिंदी जो पत्रकारिता है उसका प्रारंभ कब से हो गया था, भारतेंदु के पूर्व युग से ही हो गया था, क्योंकि भारतेंदु युग तो सन 1850 से था, लेकिन ये 1826 से ही देखिए उदंत मार्तंड है वो 1826 में ही प्रकाशित हो गया था। नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी की कौन सी पत्रिका निकली थी। देखिए जो नारी शिक्षा है, नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी की कौन सी पत्रिका निकली थी, तो बाला बोधनी निकली थी। बाला बोधनी इन्होंने कब निकाली थी, तो सन 1874 को निकाली थी। कब निकाली थी, 1874। प्रबोधनी भारतेंदु नाम से पत्रिका किसने निकाली थी, तो जो 1883 में निकाली थी, किसने, राधाचरण गोस्वामी जी ने, ठीक है। किसने निकाली थी, 1883 में भारतेंदु के नाम से पत्रिका। भारतेंदु के नाम से ये नहीं सोचेंगे कि भारतेंदु जी ने निकाली थी, नहीं, भारतेंदु के नाम से पत्रिका निकालने वाले कौन थे, तो राधाचरण गोस्वामी जी थे। कहाँ से निकाली थी, वृंदावन से। और कब निकाली थी, सन 1883 को निकाली थी। यहाँ पे आया है कवि वचन सुधा, तो कवि वचन सुधा को निकालने वाले कौन थे, तो वो भी थे भारतेंदु जी। और कब निकाली थी, सन 1864 को निकाली थी, 1868 को निकाली थी। कब निकाली थी, सन 1868 को कवि वचन सुधा निकाली थी। और बाला बोधनी सन 1874। और भारतेंदु किसने निकाली थी, तो राधाचरण गोस्वामी ने वृंदावन से निकाली थी। कब निकाली थी, 1883 में निकाली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता के संबंध में सत्य नहीं है। हिंदी पत्रकारिता का उदय भारतेंदु युग से हुआ है। देखिए यही गलत है, क्या पूछा आपसे, सत्य नहीं है, यही गलत है। हिंदी पत्रकारिता का उदय भारतेंदु युग से हुआ, ये गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि भारतेंदु युग से पहले ही हो गया था। क्या हो गया था, भारतेंदु युग से पूर्व ही हो गया था हिंदी पत्रकारिता का उदय। तो यहाँ पे ये गलत आएगा, जबकि इसका उद्देश्य जनसाधारण को जागृत करना था, ये ठीक है। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ केंद्र कलकत्ता था, बिल्कुल ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी पत्रकारिता का नया आयाम मिला था, ये बिल्कुल ठीक है कि नया आयाम मिला था इनको। लेकिन जो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी पत्रकारिता का उदय भारतेंदु युग से हुआ था, तो ये गलत है, क्योंकि आपसे सही उत्तर आएगा कि जो हिंदी पत्रकारिता है उसका उदय भारतेंदु युग से पूर्व ही हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे, तो भारतबंधु जो पत्रिका है उनसे नहीं जुड़े थे। जबकि कवि वचन सुधा इनकी सन 1868 की थी, और जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये इनकी 1873 की थी। देखिए याद रखेंगे,
जो हरिश्चंद्र मैगजीन है इसके प्रथम 8 अंक थे वो हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से निकले थे। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रथम 8 अंक किससे निकले थे? हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से निकले थे। लेकिन उसके बाद में 8 अंक के बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया था। बाला बोधनी है ये स्त्री शिक्षा से संबंधित है और ये भी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सन 1874 में निकली थी। उसके बाद में जो भारत बंधु है इसका संबंध भारतेंदु जी से नहीं है, क्योंकि भारत बंधु है ये साप्ताहिक पत्रिका थी और सन 1874 में अलीगढ़ से निकली थी। कहाँ से निकली थी? अलीगढ़ से निकली थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपसे पूछा है कि आधुनिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। देखिए यही आपका गलत है। क्या है कि आधुनिकता का मूल आधार क्या है? मानवतावादी दृष्टि है। आधुनिकता संपूर्ण विकास और प्रगति के केंद्र मानव को मानती है। आधुनिकता सापेक्षिक नहीं होती है। जो इस समय आधुनिक समझा जाता है वो भविष्य में पुरातन हो जाएगा। देखिए ये सही है, क्योंकि जो इस समय आधुनिक समझा जाता है वो भविष्य में पुरातन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आधुनिक सापेक्षिक नहीं होती है, सापेक्षिक नहीं होती है। और फिर उसके बाद में है, आधुनिक संपूर्ण विकास और प्रगति का केंद्र मानव को मानती है। ठीक है, आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। ये कथन इसके संबंध में सही नहीं है। यहाँ पे पूछा आपसे, आधुनिकता के लक्षणों में कौन सा एक सही नहीं है? आधुनिकता के लक्षण पूछे यहाँ पे। आधुनिक एक सापेक्षिक अवधारणा है, ये इसका लक्षण नहीं है। आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। साहित्य के सभी विधाओं में आधुनिकता स्पष्ट दिखाई देती है। आधुनिक विज्ञान व टेक्नोलॉजी के बगैर भी संभव है। देखिए यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे है एक आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कि आधुनिकता विज्ञान हो और टेक्नोलॉजी के बगैर भी संभव है। देखिए आधुनिकता के लक्षणों में कौन सा सही है? सही है पूछा है, तो देखिए आधुनिक एक सापेक्षिक अवधारणा है, ये गलत है। आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है, ये भी गलत है। साहित्य की सभी विधाओं में आधुनिकता स्पष्ट दिखाई देती है, ये भी गलत है। आधुनिक विज्ञान सभी विधाओं में पूछा, कुछ विधाओं में आता तो ये सही होता। आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बगैर भी संभव है। तो देखिए क्या जरूरी है कि जो आधुनिकता है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ही आएगी। मानसिक की मन के जो मनुष्य है उसके मानसिक की उपज होती है, जो मनुष्य है उसके दिमाग की उपज होती है, उसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का कोई सहारा नहीं लिया जा सकता है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि जो आधुनिक काल है उसमें गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। देखिए जो अगर आधुनिकता को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें किससे संबंध रखना चाहिए? अतीत से संबंध रखना चाहिए। क्या पूछा कि जो अगर आधुनिकता को अपनी सुरक्षा रखनी है तो उसको अतीत से संबंध बनाए रखना होगा। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है जी.एस. फ्रेजर का। किसका है ये कथन? जी.एस. फ्रेजर जी का है। अगला है, पिए पियारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यह पिए पिहारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। यह कथन किसका है? भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर विलास शर्मा जी का। किसका कथन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट है, मैंने पढ़ा था तब भी पता चल गया था मेरे को। निम्नलिखित संस्थाओं का आपको स्थापना काल सही अनुक्रम बताना। देखिए आप खुद देखेंगे फिर बताएंगे, फिर मैं बताऊंगी कि इनका किस ने इनकी जो स्थापना की थी संस्थाओं की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1828 में। बोल के बताते थे, मैं राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर उसके बाद में प्रार्थना समाज
जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने की थी। फिर उसके बाद में है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। फिर अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना सन 1875 में मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में मैडम ब्लावत्स्की ने की थी। तो देखिए सबसे पहले है यहाँ पे ब्रह्म समाज, फिर उसके बाद में आएगा आपका प्रार्थना समाज, फिर उसके बाद में आएगा आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर उसके बाद में आएगा रामकृष्ण मिशन। तो देखिए ब्रह्म समाज यहीं पे है, उसके बाद में ब्रह्म समाज कहीं पे भी नहीं है। फिर देखिए आपका यहाँ पे प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज। तो देखिए इस हिसाब से आता कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी और उसके बाद में रामकृष्ण मिशन आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन गलत दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन की व्याख्या है, जो आंसर है ये गलत दिए गए हैं, सही अनुक्रम नहीं लगाया गया है इनका। तो आप याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन गलत आ रहे हैं मैं उनका आंसर ठीक से बता रही हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी गलतियाँ हैं इस बुक में और अरिहंत की बुक है ये। अब मैं क्या करूँ इसमें, देखिए आपके सामने भी है ये और आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं और फिर लिख सकते हैं और फिर इस क्वेश्चन में मिलान कर सकते हैं कि मैं आपको सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ, ठीक है। ये भी आपके लिए ऑफर है कि आप ये जो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी लिखेंगे एक स्टेप के अंदर और फिर उसके बाद में गूगल पे सर्च मार के आप इसको रचनाकाल लगाएंगे और फिर रचनाकाल लगा के आप इस क्वेश्चन में आंसर लगाएंगे तो आप खुद को, आप सभी को स्वयं पता चला जाएगा कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन इसका आंसर आएगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन की व्याख्या है ये गलत दी गई है, कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया तो इसमें हम लगा सकते हैं, ऑप्शन ही सब गलत है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? भाषा योग वशिष्ठ, सुख सागर और प्रेम सागर। देखिए भाषा योग वशिष्ठ सन 1741 की है और किसकी है? तो ये किसकी है? ये भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी साहब की है, ठीक है। उसके बाद में है आपका सुख सागर। सुख सागर है सदा सुखलाल की। सुख सागर किसकी? सदा सुखलाल की और इसकी रचना है सन 1818। रचनाकाल क्या है इनका? 1818 और प्रेम सागर का रचनाकाल है सन 1810। तो देखिए यहाँ पे प्रेम सागर, सुख सागर, सॉरी पहले भाषा योग वशिष्ठ, फिर प्रेम सागर, फिर सुख सागर। तो देखिए भाषा योग वशिष्ठ, फिर प्रेम सागर, फिर सुख सागर। भाषा योग वशिष्ठ 1741, प्रेम सागर 1810, सुख सागर 1818। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सही कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। राजा राम मोहन राय का जो सही कालक्रम लगाना आपको। राजा राम मोहन राय का जन्म पहले आ जाएगा, इनका जन्म शायद 1700 अंतिम आएगा 1790 के बाद का। तो देखिए 1828 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में की थी और दयानंद सरस्वती ने 1875 में और मैडम ब्लावत्स्की ने सन 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आज आंसर आएगा आपका राजा राम मोहन राय, फिर ये 1897 है तो ये गलत है, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए जो राजा राम मोहन राय हैं वो सबसे पहले आएंगे और जो क्या है दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद है वो सबसे लास्ट में आएंगे। तो देखिए जो राजा राम मोहन राय है ये सबसे पहले और स्वामी विवेकानंद ये सबसे लास्ट में और दयानंद सरस्वती और मैडम ब्लावत्स्की ये बीच में आ गए। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका इस प्रकार से सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो भारतीय युगीन कवि हैं उनकी रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। जिस रचना का रचनाकाल मुझे मिला है वो मैं आपको बता देती हूँ। श्यामा लता है सन 1885, देवयानी है सन 1886 और जो श्यामा सरोजनी है ये है सन 1886 और जो प्रेमलता है ये भारतेंदु जी की है। तो आप इस बात को याद भी रख सकते हैं कि जन्म 1850 और इनकी मृत्यु जब 1885 में हो गई थी
तो 85 के बाद में तो इनकी रचना हो नहीं सकती। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? प्रेमलता। प्रेमलता। फिर उसके बाद में 85 की क्या है? श्यामलता। सबसे पहले प्रेमलता ही आएगी। आप इस क्वेश्चन को आप स्वयं भी लगा सकते हैं अपने दिमाग से, क्योंकि प्रेमलता सबसे पहले आएगी, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, अगर उनकी मृत्यु ही सन 1885 में हो गई तो उसके बाद में तो उनकी रचना कोई हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले प्रेमलता ही आएगी। जबकि प्रेमलता का मुझे रचना काल नहीं मिला है, आप अपने ध्यान से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फिर श्यामालता 1885, श्यामा सरोजनी 1886 और देवयानी भी इनकी 1886 की। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका बी। फिर है भीतर भीतर सब रस्तु से हंसी हंसी के तन मन धर्मों से जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। ये क्या है? इनकी जो उन्होंने लिखी थी ना, क्या बोलते हैं, मुकरियाँ हैं ये। जिस प्रकार से आदिकाल में अमीर खुसरो जी ने लिखी थी मुकरियाँ, उसी प्रकार से यहाँ पे इनकी ये मुकरियाँ हैं। भीतर भीतर सब्र से चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुशे जाहिर बातन में अति तेज क्यों सके साजन नहीं अंग्रेज। अंग्रेजी की शोषण नीति का इसमें उल्लेख किया गया है। देखिए, जो अंग्रेजी है उसकी शोषण नीति का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, किस प्रकार से अंग्रेज हिंदुओं का शोषण कर रहे थे। अंग्रेज अंदर ही अंदर भारतीयों का शोषण कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज जाहिर हैं, उन्हें बहुत तेज बनना आता है, ठीक है। क्या है? अंग्रेज जाहिर हैं और उन्हें बहुत तेज बनना आता है, तो ये गलत आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में है अंग्रेज हंस तन मन और धन सब लूट रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1, 2, 4 बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 4 आपके बी ऑप्शन में। अगला है अंग्रेज होते तुम्हें सब गोरे बाजत कारे तासो कारे कारे सबहु शब्द हूँ पर हैवारे कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसान वारे कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे याते नीको है तुम काहे जाकू कारे जाहूँ पुकारे। तीसरी पंक्ति में प्रेमगंज जी ने क्या कहा है? तीसरी पंक्ति कौन सी है? कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसन वारे। तो क्या पूछा है? कृष्ण राम बादल काले रंग के हैं। यहाँ पे उत्तर पूछा गया आपसे, उत्तर क्या आएगा? तो यहाँ पे जो तीसरी पंक्ति का पूछा गया है, सभी का नहीं पूछा गया है, तीसरी पंक्ति का पूछा गया है। और तीसरी पंक्ति का अर्थ है कृष्ण राम बादल और बादल सभी काले हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका केवल 1, क्योंकि अगर संपूर्ण पंक्ति का पूछा जाता तो आंसर यहाँ पे आता कृष्ण को जल बरसाने वाला कहा गया। ये नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण को जल बरसाने वाला नहीं कहा जाता, जल बरसाने वाले इंद्र हैं। राम जल को धारण करने वाले हैं? नहीं, राम जल को धारण करने वाले नहीं हैं। जल को धारण करने वाले शिव हैं, जिन्होंने अपने सिर की जटा में गंगा को समाया हुआ है। कृष्ण राम और जलधर अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे अत्यंत सुंदर का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि इन तीनों का रंग ही क्या है? काला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका केवल 1। अगला क्वेश्चन है मुँह जब लागे तब नहीं छूटे जाति मान धन सब कुछ लूटे पागल करी मोहे करे कराब क्यों सकी साजन नहीं शराब। क्या है कि मुँह जब लागे तब नहीं छूटे जाति मान धन सब कुछ लूटे पागल करे मोहे करे खराब क्यों सकी साजन नहीं शराब। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे आएगा हास्य है यहाँ पे, और यहाँ पे व्यंग्य है। न तो यहाँ पे गर्भोक्ति है और न ही यहाँ पे विनय के पद हैं। यहाँ पे सिर्फ हास्य है और व्यंग्य है, और हास्य और व्यंग्य आपके ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय आपको बताना है। यह सब में लागे डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती है चिन्ह जो वियोग परे हरिश्चंद्र तो चाल प्रलय की सू ठानती है बसती है धीरे न छपे उजपे पल में न समझाई वो जानती है पिए प्यारे तिहारे न्यारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो गोपियाँ हैं, गोपियों की जो आंखें हैं वो सदा प्रिय के संग संग लगी रहती हैं। तो ए ऑप्शन ठीक है। उनकी आंखें क्षण भर भी वियोग नहीं सह सकती और आंसू उनकी आंखों से प्रारंभ हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन भी ठीक है। प्रिय को देखे बिना उनकी आंखें दुख नहीं सकती, ये ऑप्शन गलत है। उनकी आंखें समझाने पर शीघ्र समझ जाती हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ पे 1 और 2 बिल्कुल आंसर ठीक है इन पंक्तियों के लिए। तो यहाँ पे 1 और 2 कहाँ पे आ रहा है? तो आपके डी ऑप्शन में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है उधारो दीन बंधु महाराज जैसे हैं तैसे तुमरे ही नहीं और शोकाज। उपयुक्त पंक्ति का भाव क्या है? तो उपयुक्त पंक्ति का भाव है कि ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास है इनका
और स्वयं की दीनता का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, जबकि सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी भी नहीं है यहाँ पे, और स्वयं की जो समर्थता है उसका भी भाव नहीं है। यहाँ पे क्या है कि उधारो दीन बंधु महाराज, कि हे दीन बंधु, हे नाथ, हमें उधारो, मतलब हमें उधारो का मतलब यहाँ पे है उभारो, हमें निकालो, हमारी नैया को पार लगाओ। जैसे हैं तैसे तुमरे ही नहीं और सो काज, कि जैसे हैं वैसे तुम्हारे ही हैं, हम तुम्हारे ही बाल बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास है इनका, और स्वयं की दीनता का उल्लेख किया गया है ईश्वर के सामने, जबकि यहाँ पे स्वयं सामाजिक व्यवस्था के पर टिप्पणी भी नहीं है और स्वयं की समर्था का भाव भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है अंग्रेज राज सब, देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। किससे संबंधित हैं? तो आपको पता होगा, जो भारत दुर्दशा नाटक है इनसे संबंधित हैं ये पंक्तियाँ, कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। अगला है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, पंक्ति किस रचनाकार की है? क्या पूछा है कि जो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये किसकी पंक्ति है? तो ये भारतेंदु जी की पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विध्वन की, यह पंक्ति किस कवि की है? क्या है कि कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विध्वन की, यह पंक्ति किसकी है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों की रचना आपको बतानी है, रचनाकार बताना है आपको। चित चैत्य की चांदनी चाह बरी, चर्चा चलबे की चलाइए ने, यही आ गई समस्या पूर्ति। ठीक है, प्रेमचंद जी को प्रेमचंद जी को क्या दी गई थी? समस्या पूर्ति की लाइन दी गई थी, कौन सी? चित चैत्य की चांदनी चाह बरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। तो उन्होंने पूरी पंक्ति किस प्रकार से, पद्य किस प्रकार से बना था? बगियान बसंत बसेरो कियो, बस ये ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम को तुहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, विथा वारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत्य की चांदनी चाह बरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। दोबारा से पढ़ के बता देती हूँ आपको। बगियान बसंत बसेरो कियो बगियान बसंत बसेरो कियो, बस ये ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम को तुहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, विथा वारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत्य की चांदनी चाह बरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। ये समस्या पूर्ति की थी किसने? प्रेमघन जी ने। किसने पूर्ति की थी? प्रेमघन जी ने पूर्ति की थी इसकी। तो आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है प्रेम मालिका किसकी रचना है? प्रेम मालिका किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। देखिए, प्रेम मालिका है, ये किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। उसके बाद में है आनंद अरुणोदय, और आनंद अरुणोदय प्रेमचंद जी की रचना है। अगला है प्रेम पुष्पावली, तो प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण जी की रचना है। प्रेम संपत्ति लता, तो ये जगमोहन की रचना है। ठीक है, रचनाओं का रचना काल आपको भारतेंदु युग रीतिकालीन जो युग है उसमें महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कन्फर्म नहीं दिया गया कि यही रचना काल इनका फिक्स है। तो यहाँ पे जो कवि हैं उनका जन्म वर्ष आप याद कर लीजिए। जगमोहन का जन्म है सन 1857, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म है 1856, प्रेमगंज जी का 1855, भारतेंदु का 1850, और यहाँ पे भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी आए हैं, तो इनका जन्म 1855 है। देखिए, यहाँ पे प्रेमगंज जी दिया है, यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी दिया है। तो ऑप्शन में देखते हैं हम, यहाँ पे 3 दिया है या 5 दिया है, इनमें से एक आएगा तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आपका यही आंसर ठीक है। ठीक है क्या? हाँ, 4 3 2 1, यहाँ पे 3 4 5 तो नहीं, 5 यहाँ पे दिया, लेकिन और ऑप्शन गलत है, ये आपका बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है कवि के नाम दिए गए हैं और इनकी रचना दी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है फूलों का गुच्छा। ठीक है, फूलों का गुच्छा इनका ब्रज भाषा में लिखित है। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी रचना कौन सी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हार्दिक रचना है। ठीक है, उसके बाद में है राधा कृष्ण दास, तो राधा कृष्ण दास की रचना है देश दशा, और ठाकुर जगमोहन की रचना है प्रेम संपत्ति लता। ठीक है,
कौन सी है? प्रेम संपत्ति लता। तो यहाँ पे जो आपके 4 कवि हैं इनका जन्म वर्ष है 1850, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 55, राधा कृष्ण दास सन 1865 और जो जगमोहन है इनका 1857। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1 4 2 3, 1 4 2 3 आपका ए ऑप्शन में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बेताल पच्चीसी। तो बेताल पच्चीसी किसकी है? तो सूरती मिश्र की रचना है। आईने अकबरी किसकी है? तो ये लाला हीरालाल जी की है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी और लल्लू लाल की प्रेम सागर और लाल चंद्रिका। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना किसका है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद का। प्रेम सागर है लल्लू लाल। भाषा योग वशिष्ठ किसका है? तो राजा प्रसाद सिंह का, राम प्रसाद निरंजनी साहब का और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। तो आपका आंसर है 3 1 2 4, 3 1 2 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहाँ पे है? तो आपके सी ऑप्शन में है 3 1 4 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। क्या है? जो भारतेंदु युग का जो साहित्य व्यापक स्तर है वो गदर से प्रभावित है और ये कथन किसका है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हैं। यह कथन किसका है? भारतेंदु जी हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है और साहित्य के युग में इसके प्रवर्तक रहे हैं वो। और ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। देखिए उन्होंने प्राचीन और नवीन का समन्वय इस प्रकार से किया है कि कहीं पे जोड़ आए तो पता ही नहीं चलता है। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह कथन किसका है? तो ये कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन व साहित्य में क्या है? हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवर्तित करने वाले हरिश्चंद्र जी हुए हैं। यह कथन किसका है? क्या कथन है कि हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर परिवर्तित करने वाले कौन थे? हरिश्चंद्र जी थे। और ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकट हुआ है। हरिश्चंद्र चंद्रिका इनकी कब की रचना है? तो सन 1873 की है। इसके 8 अंक थे वो हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित हुई थी और अब ये बाद में ये हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई थी। तो ये कथन भी किसका है? तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में हुआ था। यह हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकट हुआ था और ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। क्या है कि हमारे मत में जो हिंदी और उर्दू है वो दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के कथन। ये कथन किसका है? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है। किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, व्यंग्य, नारी की स्तुति। तो यहाँ पे श्रृंगारिकता भी है, व्यंग्य भी है, समाज की दुर्दशा का चित्रण भी है, लेकिन नारी की स्तुति यहाँ पे नहीं की गई है। ठीक है, तो 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। वैसे नारी शिक्षा और इसके जो हैं वो उनके जो नारी शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, नारियों की सम्मान करना ये है, लेकिन नारी की स्तुति जैसे श्रृंगार पदों में विरह, वियोग, इस प्रकार से जो नारी की स्तुति है वो यहाँ पे नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को विचार आपको करना है। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में भारत की स्थिति का वर्णन किया, बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु युग पुनर्जागरण का युग था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद में है भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन भारतीय भूषण नाम से किया था। यही गलत है, क्योंकि भारतेंदु ने जो रीतिकाल मुक्तक हैं उनका संकलन किस नाम से किया था? सुंदरी तिलक नाम से किया था। किस नाम से? सुंदरी तिलक नाम से। और किसके पद थे इसमें? किसकी रचनाओं का संकलन था? तो ये घनानंद, जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, उनके काव्य संकलन थे इसमें। ठीक है, उसके बाद में है भारतेंदु युग ने उच्च वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया। यही भी गलत है, क्योंकि भारतेंदु युग ने मध्यम वर्गीय, किसका? मध्यम वर्गीय जो समाज है उसकी परिस्थितियों का वर्णन इसमें किया है। तो यहाँ पे आंसर आपका पूछा कि कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। सही पूछा है आपसे तो 1 और 2 आएंगे। अगर पूछा जाए कि गलत कथन कौन सा इनमें, तो 3 और 4 आएंगे। ठीक है, क्वेश्चनों को पूरे ध्यान के साथ में पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन ढूंढना है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था, तो बिल्कुल ठीक है ये। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट, ऐसे लगता है कि आँख में कुछ चला गया। आर्य समाज की स्थापना क्या पता है? यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, यही आपका गलत है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना आप सभी को पता है कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 1875 में किसने की थी? 1875 में किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या पूछा? गलत पूछा आपसे, तो गलत कौन सा आएगा? केवल 4 आएगा। गलत कौन सा है? मात्र केवल 4 है, क्योंकि यहाँ पे कौन आएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की विशेषताएं थी, कौन सी थी? पद्य के क्षेत्र में प्राचीनतम का आग्रह और गद्य में नवीनता का आग्रह। तो देखिए क्या पूछा आपसे कि भारतेंदु युग की विशेषता क्या थी? तो बिल्कुल ठीक है, पद्य में के क्षेत्र में प्राचीनतम, मतलब पद्य के क्षेत्र में प्राचीनतम किस प्रकार से? क्योंकि जो प्राचीनतम ब्रज भाषा थी उसका प्रयोग इन्होंने पद्य में किया था। और गद्य में नवीनता, मतलब खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पे किस में करे थे? गद्य में करे थे, तो बिल्कुल ठीक है। राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का उदय, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का उदय भी हो रहा था। पद्य के स्थान ही गद्य का भी विकास हो रहा था। पद्य के समान ही किसका विकास हो रहा था? गद्य के समान विकास हो रहा था। हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति का पूर्ण विकास, देखिए हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति है उसका भी विकास हो रहा था। यहाँ पे हास्य व्यंग्य भी चल रहा था, यहाँ पे समस्या पूर्ति की रचनाएं भी हो रही थी। तो 1, 2, 3, 4 आपका बिल्कुल ठीक है। 1, 2, 3, 4 मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आधुनिक युग को अन्य किन नामों से जाना जाता था? गद्य काल नाम से जाना जाता था। गद्य काल नाम से किसने जाना था? तो इसको जाना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्तमान काल नाम से भी जाना था। वर्तमान काल नाम से जाना था मिश्र बंधुओं ने। राष्ट्रीय चेतना काल और समाज सुधार काल, तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय चेतना काल है इस नाम से जाना जाता, लेकिन समाज सुधार काल नहीं जाना जाता था। तो यहाँ पे आपका 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 ही आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों का, देखिए यहाँ पे आ गए आपके जो रचनाकार हैं उनके जन्म के हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद, कब का जन्म है इनका? 1855 का है। नवनीत चौधरी 1868 का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 और राधा कृष्ण दास 1865। तो सबसे पहले कौन आएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ है और यहाँ है। फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद, राधा कृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी। तो देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्या है? डी ऑप्शन। यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी। ठीक, 80 तक के क्वेश्चन करवा दिए हमने, कम से कम इसमें लगभग 140 के लगभग क्वेश्चन थे, शायद 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 60 क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको अगली क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको कितना समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। क्या सुधार करना है वो भी बता सकते हैं, और किसी को डिस्कस करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।